मिलते दिखते हैं कि उनके जन्मकाल में भारतीय शिल्प और वास्तुकला के अंकुर फूटे। मूर्तिकला के वे रोमांचक क्षण तो उसी काल की देन है जब भारतीय जन ने पहली बार पत्थरों में अपनी छवि उभरते देखी। प्रसिद्ध इतिहासकार राधाकृष्ण चौधरी अपनी पुस्तक प्राचीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में कहते हैं कि बिहार के विभिन्न स्थानों में प्राप्त अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के गंगा घाटी तक फैलने की कहानी कहते हैं। नालंदा जिला के गिरियक इलाके में हाल के उत्खनन से ईसा पूर्व के 1200 से ईसा बाद के 1200 वर्ष तक की सभ्यता संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये सारण जिला के चिरांद और सोनपुर में प्राप्त अवशेषों से मिलते जुलते हैं, जिन्हें हड़प्पा के तत्काल बाद की संस्कृति के प्रमाण माने जाते हैं। यानी ये अवशेष वैदिक काल से भी पहले के हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एवं मौर्य काल की कलाकृतियों में कई तरह की समानताएं पाई गई हैं। सिंधु घाटी के मोहरों पर अंकित सांड क्या मौर्यकालीन रंपुरवा का सांड जैसा नहीं है? हां, ये तो स्पष्ट दिखता है कि आर्येतर सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा संस्कृति के कई धार्मिक विश्वास कालांतर में आर्य सभ्यता के हिंदू धर्म में कर्मकांड बन गए। वृक्षों की पूजा, लिंग पूजा, मातृदेवी की पूजा आर्य और अनार्य दोनों में मान्य हो गए। लेकिन कला के क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता और गंगा घाटी के बीच के करीब 2000 वर्ष के लंबे फासले को पाटना आज कठिन है। इसलिए पुरातत्व के प्रमाणों के आधार पर यह मानना पड़ता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवसान के बाद भारतीय कला की कई विधाओं का अंधकार युग शुरू हो गया। यह अंधकार समाप्त हुआ मौर्य काल के उदय से। वस्तुतः भारतीय कला एवं संस्कृति का सर्वथा नया और बेमिसाल मोड़ मौर्य काल से ही प्रारंभ हुआ, जो तमाम कलाओं का प्रकाश युग माना जाता है। बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त मूर्तियां, स्तूप, गुफाएं आदि प्रस्तर कला, स्थापत्य कला और मूर्ति कला की जिंदा मिसाल हैं। मौर्य काल में पाटलिपुत्र भारत का सबसे बड़ा नगर बना। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में इसका विस्तृत वर्णन किया है। उससे यह पता चलता है कि सम्राट अशोक के पूर्व स्थापत्य कला में शाल लकड़ी को व्यवहार में लाया जाता था। सम्राट अशोक के शासनकाल में स्थापत्य कला पाषाणों के प्रयोग उपयोग की ओर अग्रसर हुई। इसका गवाह है बराबर पहाड़। बराबर पहाड़ पर पत्थरों को काटकर सुंदर गुफाएं बनाई गईं। भीतरी दीवारों पर मौर्य काल की कांतिपूर्ण चमक आज भी विद्यमान है। आईने जैसी चमक कि अंधेरे में दीपक जलाओ तो दीवारों पर लौ प्रतिबिंबित हो उठे। जिंदा चट्टानों को काटकर गुफा बनाने का यह प्रथम उदाहरण है। इन गुफाओं में सबसे प्राचीन सुदामा गुफा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में सम्राट अशोक ने आजीवक भिक्षुओं को यह गुफा समर्पित की थी। इन्हीं गुफाओं में एक है लोमश ऋषि की गुफा। इस गुफा की सबसे बड़ी विशेषता है इसके प्रवेश द्वार पर हाथियों द्वारा स्तूप पूजा का उत्कीर्ण दृश्य। हाथी सजीव व भक्ति भाव से ओतप्रोत दिखाई देते हैं। इस शिल्प कला में वास्तविकता का पुट है। मेहराब में जालीदार नक्काशी भी है।
लकड़ी पर काम करने के अभ्यस्त और निपुण कलाकारों ने अपनी कला को पत्थर पर उतारकर भारतीय शिल्प कला के गौरव में 4 चांद लगा दिए। वैशाली के शिला स्तंभ अशोककालीन उत्कृष्ट कला की देन है। ऊंचे गोलाकार स्तंभों के शिखर पर की पाषाण मूर्तियां अतुलनीय हैं। स्तंभ के ऊपरी भाग पर उल्टे कमल के फूल का चित्र है, जिसके शिरा भाग पर पशु की मूर्ति है। चुनार के बलुआही पत्थर से बने स्तंभ पर ऐसी पॉलिश की गई है जो आज तक चमकदार है। लौरिया का स्तंभ सिंह के साथ खड़ा है, जो सभी ज्ञात अज्ञात स्तंभों में अधिक सुंदर व सुडौल है। पत्थर के काम में इतनी सफाई और कौशल के उदाहरण भारतीय कला के इतिहास में फिर नहीं मिलते। नंदनगढ़ का स्तूप भारतीय वास्तुकला का उल्लेखनीय उदाहरण है। यह स्तूप 5 महला है। 1 पर 1 और 3 पर 2 प्रदक्षिणा पथ भी बने हैं। इस प्रकार जैसे जैसे यह चबूतरा ऊपर उठता गया, चबूतरे की चौड़ाई छोटी होती गई। इस प्रकार के शुंडाकार स्तूप सिर्फ भारत नहीं, पूर्व एशिया में प्राचीनतम है। जाहिर है यह मौर्य काल की स्थापत्य कला का अन्यतम उदाहरण है। और केसरिया स्तूप, यह तो विश्व में सबसे ऊंचा स्तूप है, 104 फीट ऊंचा। यह पहले 150 फीट ऊंचा था, किंतु 1934 के भीषण भूकंप में इसका करीब 27 फीट ऊपरी हिस्सा टूट गया और करीब 19 फीट निचला हिस्सा जमीन में धंस गया। माना जाता है कि बुद्ध के निर्वाण के अवसर पर उनकी स्मृति में लिच्छवियों ने इस स्तूप का निर्माण किया था। करीब 1400 फीट की परिधि में फैले इस बौद्ध स्थापत्य को गुप्त काल में नई ऊंचाइयां प्राप्त हुईं। यह स्तूप जाति नस्ल के बंधनों से मुक्त बुद्ध दृष्टि के प्रति लोक चेतना की जिंदा मिसाल है। मौर्य काल में मूर्तिकला अपनी अलग और मौलिक पहचान बनाने लगी थी। सौंदर्य के नए नए आयाम उद्घाटित होने लगे थे। इसी काल की अमूल्य कला निधि है यक्षिणी। यह नारी मूर्ति 5.5 फीट की है। पूरी मूर्ति एक ही पत्थर की बनी है। बलुआ मिट्टी की बनी इस मूर्ति पर विशिष्ट चमक है। यह त्रिआयामी है। मूर्ति का मुखमंडल गोलाई लिए हुए है, शरीर भरा पूरा और होठों पर खिलती सी मुस्कान, उभरे स्तन, पतली कमर और विस्तृत नितंब। पेट की नसें, मांसल देह और पेट के मांस की सिलवटें प्रत्यक्ष हैं। दाहिने हाथ में चंवर, जिसके बाल बड़े स्वाभाविक ढंग से गुथे गए हैं। कलाई में चूड़ियां और भारी कड़ा है। गले में मुक्ताहार पूर्ण विकसित दोनों स्तनों के बीच हृदय सा लहरा रहा है। दानों की माला, बाल का जूड़ा और टायरा सर की शोभा बढ़ा रहे हैं। 5 लड़ियों की कमरधनी आकर्षक है। मूर्ति की चिकनाहट और गतिशीलता ऐसी जैसे पलक झपकते ही वह प्राणमय और सजीव हो उठेगी। मौर्य वंश के सेनापति पुष्यमित्र ने सेना के प्रदर्शन काल में तलवार के एक ही वार से मौर्य वंश के राजा वृहद्रथ के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। मौर्य वंश का अंतिम सितारा वहीं डूब गया। शुंग वंश के पुष्यमित्र ने राजसत्ता संभाली, लेकिन मौर्य काल की तरह कला का विकास शुंग काल में नहीं हो पाया। हालांकि शुंग काल के प्रमुख स्मारकों में बोधगया की रेलिंग पर उत्कीर्ण शिल्प कला के कुछ नमूने अवश्य मौजूद हैं। बलुआ पत्थर के घेरे पर बने जातक कथा दृश्यों की तुलना भरहुत और सांची के दृश्यों से की जा सकती है।
ये रेलिंग शुंगों की 2 महिला अमात्यों आर्यकुरंगी और नागदेवा ने बनवाए। स्तंभों और रेलिंग पर पूर्ण कमल या अर्ध कमल के रूढ़ात्मक चित्र उत्कीर्ण हैं। स्तंभों पर जातक और यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां हैं। कुछ इतिहासकारों का मत है कि जब ईरान में सूर्य उपासकों और अग्नि उपासकों में संघर्ष छिड़ा, तब सूर्य उपासक भागकर भारत आ गए। शुंगकालीन स्तंभों पर सूर्य का चित्र भी उत्कीर्ण है। सूर्य का रथ 4 घोड़ों पर दौड़ रहा है। सूर्य के दोनों ओर एक एक नारी मूर्ति धनुष बाण लिए हुए है, जो उषा और प्रत्युषा हैं। मौर्यकालीन सूर्य की मूर्ति और शुंगकालीन सूर्य की उत्कीर्ण मूर्ति, इन दोनों को देखकर सहज ही यह अनुमान किया जा सकता है कि इनकी बनावट विदेशी परंपरा से भिन्न और प्राचीन है। यूं तो बोधगया मंदिर की सर्वप्रथम निर्मिति का श्रेय सम्राट अशोक को जाता है, पर पुरातत्व विशेषज्ञों का मत है कि आज के शिखर युक्त मंदिर के कलात्मक निर्माण का कार्य गुप्त काल में संपन्न हुआ। कुछ इतिहासकार इस मंदिर की भव्यता को कुषाण काल की देन बताते हैं। बौद्ध साहित्य के अनुसार बोधगया में फल्गु नदी के किनारे सुजाता ने गौतम को खीर अर्पित किया। सिद्धार्थ ने खीर के 49 कौर ग्रहण किए। उसके बाद वह यहीं बैठकर तपस्या में लीन हो गए और ज्ञान प्राप्ति की। आज इस स्थान को व्रजासन कहा जाता है, जहां पहले एक साधारण चैत्य था। यहीं अशोक ने प्रथम मंदिर बनवाया था। बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद बुद्ध कुछ दूर तक टहलते रहे। इसी स्थान पर उनके चरणों को कमल के रूप में चित्रित किया गया है, जहां आज भी पूजा होती है। यूं मौर्य काल के बाद शुंग काल से कुषाण काल तक स्थापत्य एवं मूर्तिकला में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं आया, लेकिन गुप्त वंश के शासकों ने इन शिल्प कलाओं को नई ऊंचाइयां प्रदान की। बुद्ध की विभिन्न मूर्तियां तो जैसे ज्ञान साधना से प्राप्त अलौकिक आनंद का साकार रूप हैं। किसी मूर्ति में मुख पर आध्यात्मिक कांति और होठों पर मुस्कान, तो किसी में असीम करुणा और आध्यात्मिक शांति। गुप्तकालीन स्थापत्य कला के नमूनों में बोधगया के शिखर युक्त मंदिर के अलावा सबसे महत्वपूर्ण है सुजाता का स्तूप। यह स्तूप सुजाता के निवास स्थल को चिरस्मरणीय बनाने के उद्देश्य से निर्मित किया गया। इस पर देवपाल राजस्य सुजाता गृह अंकित है। इसका निर्माण गुप्त काल से पाल काल तक 3 चरणों में किया गया। गुप्त काल की ही स्थापत्य कला के उत्कर्ष का गौरवपूर्ण प्रमाण है नालंदा का महाविहार। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त ने इस महाविहार को ज्ञान साधना के श्रेष्ठ केंद्र के रूप में विकसित कर इसे अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया। इसमें निर्मित चैत्य प्रसिद्ध भिक्षुओं के शरीरावशेष ढकने और ऋषियों के प्रवचन स्थल के स्मारक के रूप में बने। इन खंडहरों में आज भी सबसे ऊंचा और दर्शनीय है सारिपुत्र और महामौद गल्यायन की स्मृति में निर्मित चैत्य। इन 2 नालंदा निवासी विद्वान बौद्ध भिक्षुओं ने बुद्ध चिंतन का पताका फहराने में अहम भूमिका निभाई। इनकी मृत्यु बुद्ध के देहावसान के पूर्व ही हो गई थी। गुप्त काल में नालंदा का यही महाविहार बना विश्व का अति प्रसिद्ध शिक्षण और आवासीय विश्वविद्यालय, जिसमें 10,000 छात्र एवं अध्यापक अनुसंधान और स्नातकोत्तर अध्ययन में संलग्न रहा करते थे। इस विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल चुकी थी। चीन, जापान, कोरिया और पूर्वी प्रायद्वीप से शिक्षार्थी आकर यहां अध्ययन करते थे। यह विश्वविद्यालय 5वीं सदी में ही स्थापित हो चुका था
जिसे गुप्त वंश के शासक शक्रादित्य ने बनवाया था। शक्रादित्य के उत्तराधिकारियों ने इसके निरंतर विकास और समृद्धि में भारी योगदान दिया। यह विश्वविद्यालय ऊंची अट्टालिकाओं, मंदिरों और बृहद कक्षालयों का समूह था। पूरा विश्वविद्यालय एक नगर के समान था और इसके 4 द्वार थे। अधिकतर मकान 3 महले थे। संपूर्ण विश्वविद्यालय ईंट का बना था। विहारों के शिखर और मीनार अत्यंत आकर्षक ढंग से अलंकृत थे। वेद गृह गगनचुंबी अट्टालिकाओं के बने थे, जिनसे चंद्र और सूर्य की गति का निरीक्षण किया जाता था। विहारों में बड़े बड़े हॉल थे। भिक्षुओं के रहने के लिए 4 महला हॉस्टल भी था। नालंदा महाविहार 6ठी सदी से लेकर 10वीं सदी तक की स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। 600 से 647 ईस्वी के बीच यह विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित हो गया और 600 वर्षों तक अंतरराष्ट्रीय विद्या केंद्र के रूप में प्रसिद्ध रहा। इसी विश्वविद्यालय का छात्र एवं शिक्षक था महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम यह प्रमाणित किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। आर्यभट्ट ने मात्र 23 वर्ष की उम्र में खगोल शास्त्र की पुस्तक लिखी, आर्यभट्टियम। गुप्त कला का मूल्यांकन सुवर्ण मुद्राओं को देखे बिना अधूरा है। ये किसी भी भारतीय राजवंश की प्रथम सुवर्ण मुद्राएं हैं। एक सिक्के पर वीणा बजाता समुद्रगुप्त का चित्र भी है, जो उस काल में विकसित कलात्मक अनुराग का संकेत देता है। कला के इस अतुलनीय वैभव के कारण ही उस युग को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल में कला का भारतीयकरण हुआ। मूर्तियों में अलौकिक सौंदर्य और अपूर्व सजीवता दिखती है, लेकिन इसके साथ दिखता है सामंतवाद के उदय, भोगविलास व लिप्सा का प्रभाव। इसलिए यह गुप्तकालीन कला अपने उत्कर्ष के अंतिम चरण में गुप्त वंश के अवसान का भी संकेत देती है। बुधगुप्त के बाद से ही गुप्त साम्राज्य के उत्तराधिकार को लेकर राजपुत्रों में संघर्ष होने लगा। हूणों के आक्रमण एवं छोटे छोटे राज्यों के सिर उठाने के परिणाम स्वरूप पूरा भारत छिन्न भिन्न हो गया। भारत सहित बिहार पर भी गुप्त वंश के मागध शासकों का वर्चस्व हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। उसके बाद बिहार पर कई छोटी मोटी शक्तियों ने कब्जा करने का प्रयास किया और अंततः बंगाल के पालों ने यहां पाल शासन की स्थापना की, जिसका सबसे प्रतापी राजा हुआ गोपाल। वह बौद्ध था और आज के बिहार शरीफ में उसने एक महाविहार की भी स्थापना की। उसके पुत्र धर्मपाल की गिनती भारत के महान शासकों में की जाती है, जिसने विक्रमशिला का प्रसिद्ध विहार बनवाया। विक्रमशिला महाविहार का महत्व किसी भी दृष्टिकोण से नालंदा से कम नहीं था। यहां एक महाबोधि मंदिर के साथ 107 छोटे छोटे मंदिर थे। यह विश्वविद्यालय तांत्रिक ज्ञान साधना का भी प्रधान केंद्र था। पर 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही आंतरिक खींचतान एवं वैमनस्य के दौर में बाहरी आक्रमण से इस विश्वविद्यालय का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए मिट गया। 12वीं सदी के आरंभ में ही बिहार की धरती पर इस्लाम का आगमन हुआ, जब मुसलमान, अफगान और मुगल शासकों के पहले पहुंचे मुस्लिम सूफी संत।
धार्मिक वर्चस्व के लिए हिंदू और बौद्ध धर्म के बीच का संघर्ष उस काल में दोनों को पतन के गर्त में धकेल रहा था। राजनीतिक स्तर पर पूरा भारत अस्थिरता का शिकार हो गया। सूफी संतों के जरिए इस्लाम समता का संदेश लेकर बिहार में फैला। उसी दौरान बिहार में नूहानी वंश का शासक बना शेर शाह, जिसने 7 वर्ष तक भारत की सत्ता संभाली। उसने उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़कर बिहार को एक राजनीतिक सीमा दी। इस तरह विभिन्न सभ्यता, संस्कृतियों और सत्ता के वाहक बिहार की धरती पर आते गए। संस्कृतियां यहां आकर घुलती मिलती गईं और तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद सह अस्तित्व की स्थिति बनती गई। वैदिक काल से ही भारत में चित्रकला को स्वतंत्र विधा के रूप में महत्व दिया गया। मूर्तिकला और वास्तुकला के विकास का प्रथम एवं मुख्य आधार चित्रकला ही थी। प्रतीकों से यज्ञ वेद की रचना प्राचीन काल से ही विकसित चित्रकला का प्रमाण है। वेदिकाओं पर आकृति परक रचनाएं यज्ञ अनुष्ठान के लिए अनिवार्य मानी जाती थीं। इन्हीं प्रतीक रचनाओं से यंत्रों ने विकास पाया। सूर्य का प्रतीक वृत्त, चंद्र का प्रतीक अर्धवृत्त, मंगल का प्रतीक त्रिकोण, निशाकर का प्रतीक चतुष्कोण, बृहस्पति का समलंब चतुर्भुज, शुक्र का पंचकोण, शनि का धनु, राहु का अर्धवृत्त, केतु का पताका। धनुष, बाण, पताका, कलश, वृक्ष, फल फूल, पशु पक्षी आदि जीव जगत का प्रतिनिधित्व करने वाले संकेत चिन्ह थे, जिन्हें आज भी अल्पनाओं में स्थान प्राप्त है। आर्यभट्ट रचित आर्यभट्टीयम में ज्यामिति और त्रिकोणमिति के वैज्ञानिक सूत्र छंदबद्ध श्लोकों में व्यक्त किए गए। ये श्लोक साहित्य, विज्ञान और चित्रकला के अंतर संबंधों के आधारभूत प्रमाण हैं। वस्तुतः प्रतीक भारतीय धर्म दर्शन की एक रूपाकार भाषा के रूप में विकसित हुए। धर्म और दर्शन ने अपने चिंतन की सविस्तार व्याख्या के लिए प्रतीकों का विकास अनेकानेक संकेत चिन्हों के रूप में किया। इसके सबसे श्रेष्ठ उदाहरण हैं और स्वास्तिक। सूर्य की गति और पृथ्वी की परिक्रमण क्रिया आदि की परिकल्पना भारतीय दर्शन ने स्वस्ति के रूप में किया और चित्रकला ने इसे स्वास्तिक का आकार देकर कला का प्रतीक बना दिया। इन प्रतीकों के अलंकारिक प्रयोग लोक कला के रूप में आज भी जीवित हैं। इस परंपरा की जीवित एवं जीवंत धारा की मिसाल है मधुबनी पेंटिंग। बिहार में चित्रांकन तंत्र मंत्र की प्रक्रिया में होता था और जादू टोने में भी। शायद इसीलिए एक काल विशेष में चित्रकला को आसुरी और मायावी कला कहा जाने लगा था। भागलपुर की मंजूषा चित्रकला संभवतः उसी काल का स्मृतिशेष है। मधुबनी शैली हो या मंजूषा शैली,
बिहार की चित्रकला आर्यों और अनार्यों के सदियों के संघर्ष समन्वय के कटुमधु संबंधों से पनपी लोक संस्कृति का परिणाम है। इसमें दबे कुचले समाज अपने अस्तित्व और अस्मिता के लिए अपने देवी देवताओं की प्रेरक छवियां गढ़ते नजर आते हैं। रेखा चित्र का प्राण तत्व और रंग रस तत्व, यही भारतीय चित्रकला का मूल मंत्र था, जो सदियों तक मिथिला से मगध और अंग से कलिंग तक गूंजता रहा। इसका आधुनिक अन्यतम प्रमाण है मुंगेर के एक छोटे से गांव में जन्मे नंदलाल बसु की चित्रकला। सादगी के सौंदर्य से आलोकित ग्रामीण भारत और जनजीवन के उनके चित्र पग पग पर यह बोध कराते हैं कि उपयोगिता में सौंदर्य की सृष्टि का प्रयास ही कला है। मिथिला, अंग और मागध कला की विरासत तथा मुगल कालीन अलंकरण शैली के स्पर्श से ब्रिटिश कालीन बिहार में एक अलग कला शैली पनपी, जिसे आज पटना कलम के नाम से जाना जाता है। भारतीय सभ्यता संस्कृति के विकास क्रम में कई काल ऐसे आए जिन्हें अंधकार युग की संज्ञा दी जाती है, लेकिन नृत्य कला के मामले में कोई ऐसा काल नहीं रहा जिसे अंधकार युग कहा जा सके। इसका ज्वलंत प्रतीक है नटराज। प्राचीन काल से नृत्य लोक जीवन का अविभाज्य अंग रहा और धार्मिक कर्मकांड एवं शासकों द्वारा आयोजित सांस्कृतिक अनुष्ठानों का अनिवार्य अंश भी। कथा वाचन की सुदीर्घ परंपरा से कथक नृत्य कला का जन्म हुआ। इस नृत्य कला का उद्भव गंगा घाटी में उस समय हुआ जब भारत के सांस्कृतिक भूगोल का केंद्र आज का बिहार था। वैशाली की अम्बपाली, राजगृह की सालवती एवं पद्मावती, पाटलिपुत्र की कोशा, रूपकोशा, उपकोशा आदि निपुण कथक नृत्यांगनाएं थीं। बिहार में कथक नृत्य की लंबी परंपरा रही है। इस प्राचीन परंपरा को जिंदा रखने की कोशिश में आज भी लीन हैं बिहार की शोभना नारायण और युवा नृत्यांगना नीलम चौधरी। आगे